प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13। एक्सरसाइज नंबर 13 है प्रायिकता। ओके, अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में। सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है वो जानने से पहले हमें प्रायिकता के बारे में जान लेना है। ठीक है, प्रायिकता वास्तव में होती क्या है। ओके, पिछली क्लासों में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा भूल जाइए, आप छोड़िए। ठीक है, आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं आता, भूल जाइए। आता है उसको भी भूल जाओ। ओके, प्रायिकता होती क्या है? सहप्रतिबंध प्रायिकता बाद में जानेंगे। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है। अब पॉसिबिलिटी कितनी, किसके रेस्पेक्ट में? हम हमेशा देखो, बिल्कुल आसान भाषा में समझना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, किंतु परंतु कुछ नहीं। ठीक है, हम हमेशा प्रतिशत कितने पर निकालते हैं? 100 पर। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ संभावना नहीं होती। ओके, प्रतिशतता की अगर बात करें, ठीक, तो प्रतिशत 100 मतलब टोटल। ठीक है, टोटल नंबर हमेशा 100 में से निकाले जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो होते ही नहीं है प्रतिशत। ओके, तो यहां पर भी हम संभावना, प्रायिकता को क्या बोला हमने? संभावना। ठीक है, तो एक तरह से ये संभावना कुल टोटल नंबर्स मतलब कुल परिणामों के सापेक्ष निकाली जाती है। ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। जैसे प्रतिशत हम 100 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, वैसे प्रायिकता कुल परिणामों के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। ठीक है, अब वो कैसे निकाली जाती है वो देखिए। जैसे किसी क्लास में, अपने एक क्लास है जिसमें 25 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज हैं। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है। ओके, 25 गर्ल्स है और 30 बॉयज हैं। ठीक, गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितनी है? 25। और बॉयज कितने हैं? 30। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? कितने हो गए? 55। ओके, अब इनमें से एक छात्र को, एक स्टूडेंट को यादृच्छिक, रैंडमली, यादृच्छिक है क्या है ना, रैंडमली, इसका मतलब यह है कि चुना जाता है, चुना इनमें से ही जाएगा, लेकिन यह नहीं पता कि क्या चुना जा रहा है, मतलब लड़का चुना जा रहा है कि लड़की चुनी जा रही है, ये नहीं पता। ठीक है, ये होता है यादृच्छिक। तो यादृच्छिक तो क्या है ना, लैंग्वेज में आती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आती है, इससे कोई अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यादृच्छिक एक स्टूडेंट को चुना जाता है, एक छात्र को चुना जाता है, तो उसके लड़की होने की प्रायिकता क्या है? अब देखो, लड़की होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो हम हमेशा जैसे प्रतिशत की अगर बात करें कि 40, 100 का कितना प्रतिशत है? 40% ही है। ठीक है ना? कैसे निकालते हैं? 40 गुणा 100 बटा 100। ठीक है, तो 40% ही हो गया। ओके, तो यहां पर हम हमेशा जैसे कितने में से निकाल रहे हैं? 100 में से, तो हम हमेशा कितने में, कितने के सापेक्ष निकालेंगे प्रायिकता? 55 के सापेक्ष, मतलब टोटल कुल रिजल्ट के सापेक्ष। तो लड़की होने की प्रायिकता हो जाएगी 25 बटा 55। अब यहां पर प्रतिशत नहीं, ये इसी रूप में आंसर रहते हैं, प्रतिशत में नहीं आते आंसर। ठीक है ना, तो 25 बटा 55 ये एक नंबर होता है। ओके, तो 25 बटा 55 हो जाएगी लड़की होने की प्रायिकता। ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से, जैसे 5 और ये 11 बार। और लड़के होने की प्रायिकता 30 बटा 55, 5 से काटेंगे तो 6 बटा 11। ठीक, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक तरह से देखो, लड़का होने की प्रायिकता, तो लड़के के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 30। ठीक है, और कुल परिणाम 55, तो प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। और परिभाषा डजंट मैटर, परिभाषा आप ही बना लो। कुल घटनाओं के सापेक्ष किसी विशिष्ट घटना, कुल घटना ये हो गई, किसी विशिष्ट घटना, जैसे लड़का चुना जाता है तो इसकी, या लड़की चुना जाता है तो ये, किसी विशिष्ट घटना के घटित होने की संभावना। ठीक है, तो इसको हम परिभाषा बना सकते हैं, कुल परिणामों के सापेक्ष किसी विशिष्ट
परिणाम के घटित होने की संभावना, मतलब मैं क्या किस पर जोर दे रहा हूं, कुल मिलाकर प्रायिकता क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, तो प्रायिकता को हम किससे व्यक्त करते हैं, प्रायिकता, देखो भाई कुछ छूटेंगे भी, आपको पता है ना। पूरी कोशिश करूंगा मैं कवर करने की, लेकिन छोटी मोटी कुछ चीजें छूट भी सकती हैं। छूट इसलिए सकती हैं कि हम 12वीं को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि पिछला कवर हो जाए। ठीक है, प्रायिकता को पीए या पी से, अगर ए से व्यक्त करें तो ए से, ना जनरली हम पी से व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, पी से क्यों किया जाता है, क्योंकि पी मतलब प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब इवेंट। ठीक है, घटना की प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा, प्रायिकता पी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, यह हो जाएगी प्रायिकता का सूत्र। ओके, अब एक बात बताइए, अभी हम बात कर रहे थे बॉयज और गर्ल्स की। ठीक है, तो बॉयज मतलब 30 थे और टोटल कितने थे, 55, है ना। तो प्रायिकता का मान देखो, हमेशा अनुकूल परिणाम कम या बराबर ही होंगे, कुल परिणामों से ज्यादा तो हो नहीं सकते। और हम जानते हैं कि अपने से छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो मान हमेशा एक से कम ही आता है। तो प्रायिकता का मान हमेशा एक से कम ही रहेगा, एक या एक से कम। एक कब होता है, जब अनुकूल परिणामों की संख्या भी कुल परिणामों के बराबर हो जाती है, तो एक या एक से कम। लेकिन कहां तक, 0 तक, क्योंकि कोई घटना या तो घटित होती है या नहीं होती है। तो घटित नहीं होगी भाई, जैसे अपनी क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है और सर कहते हैं कि जाओ गिन के आओ कि क्लास में कितने स्टूडेंट है, और नहीं होगा तो मना कर देंगे भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने का मतलब 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। ऐसा तो ही नहीं कि सुबह तो 55 स्टूडेंट बैठे थे और अब नहीं है तो -55 बचे, ऐसा थोड़ी है, 0। ठीक है, 0 से कम कुछ नहीं होता, क्योंकि गिनती हमेशा प्राकृत संख्याओं में की जाती है। ठीक है, तो कम से कम प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से 1 के बीच। ओके, तो ये और लिख लीजिए, हे 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 हो। प्रायिकता का मान 0 से 1 के मध्य होता है। ठीक है, अर्थात 0 से 1 के बीच, इस तरह से। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। ठीक है, इसका मतलब इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब सुनिए, या तो कोई घटना घटित होती है या नहीं होती। जैसे इसी एग्जांपल से सारा सब कुछ समझ लें। या तो देखो, अब एक स्टूडेंट चुने जाने की बात हो रही है, तो लड़का चुने जाने की बात है, तो या तो लड़का चुना जाता है या लड़की चुना नहीं जाता। ठीक है, जैसे वो होती है ना कि अपना नन्ना मुन्ना रूठ जाए, मम्मी मनाने बैठ जाए, हाँ मेरे लाला मेरे आजा खाना खा ले, क्योंकि मूंग की दाल बना ले, लौकी की सब्जी बना ले, तो जनरली ऐसा होता है कि हमें कम पसंद रहती है। जनरली है ना, सभी के लिए नहीं बोल रहा, एक्सेप्शन तो सभी में होते हैं। ठीक है, तो लौकी की सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, है, और रूठ जाए और वो अपना मुंह घुसा ले तकिए में और उल्टा पड़ जाए, और मम्मी ओ मेरा लल्ला मेरा मुन्ना मेरा काना आजा खा ले, है। तो अब वो क्या भाई, एक तो बेचारे शकल मासूमियत सी है ना, और कोई उसको देखा देखी में हमारे जैसा कोई करे, हमारी शकल कहां से मासूमियत है भाई। हाँ, अलग बात है कि हम हैंडसम जरूर है लेकिन शकल मासूमियत नहीं है। ठीक है, शकल से मासूमियत झलकती नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। ओके, तो अगर हम रूठ जाए तो जा सुबह खाना है, और सुबह हो तो भाई शाम को खाना या कुछ। तो मेरा मतलब ये है कि ये मासूमियत या तो होती है या नहीं होती है, बस।
तो कोई घटना घटित होती है या नहीं होती है, बस है। तो घटित होती है और नहीं होती है। तो अब जैसे लड़के की बात करें, लड़का चुनने की बात करें, तो या तो लड़का चुना जाता है या नहीं चुना जाता है, ठीक है। नहीं चुना जाता है इसका मतलब लड़की चुनी जाती है, ठीक है। तो होने और न होने, देखो 30/55 और 25/55, न होगा इसका मतलब लड़की होगी, लड़का होगा तो 30/55 और लड़का न होगा तो 25/55 क्योंकि लड़की होगी, और दोनों को जोड़ेंगे तो 30/55, 30/55 और 25/55, ठीक है। तो कितना होगा 55/55 बराबर 1, ठीक है। तो कोई घटना या तो घटित होती है या नहीं होती है, ठीक है। और दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। कितना होगा, 1 होगा, ठीक। तो इसको भी लिख लेते हैं। किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के घटित होने तथा घटित न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, अर्थात पीई प्लस पी डैश बराबर 1। ओके, यहां ये पी डैश क्या है, घटित न होने की प्रायिकता, जिसको लिख भी देता हूं मैं, है ना। या पी डैश बराबर 1 - पी, ठीक। जहां पी तो क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, और पी डैश क्या है, जिसको हम जनरली या पी बार से भी व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। पी बार घटना के घटित न होने की प्रायिकता, ठीक है, ये पी डैश। ओके, अच्छा अगली चीज, अगला केस, अभी हम बात कर रहे थे वही, या तो कोई घटना घटित होती है नहीं होती है, सभी की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो किसी प्रतिदर्श समष्टि, अब ये प्रतिदर्श समष्टि नई चीज आ गई, उसकी भी बात करेंगे। प्रतिदर्श समष्टि की सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ठीक है, जितनी भी हैं। ओके, और बस ऑलमोस्ट लगभग कवर हो गई है पिछली क्लास में जो भी हमें बेसिक जानना है, ठीक। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र लिख लेते हैं। अब ये प्रतिदर्श समष्टि जान लेते हैं उससे पहले, ठीक है। सूत्र, ये प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, जैसे किसी सिक्के को उछाला, किसी सिक्के को उछाला तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, वो जो कुल परिणाम होते हैं ना वही प्रतिदर्श समष्टि होती है, हेड या टेल। किसी सिक्के को उछालने पर स्वाभाविक है कि हेड या टेल ही आएगा। तो ये जो टोटल परिणाम होते हैं ना, इनको हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं और इनको प्रतिदर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। हेड एक प्रतिदर्श बिंदु है, टेल भी एक प्रतिदर्श बिंदु है, ठीक है। एक पासे को उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ये इसकी प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी। ओके, ये है भाई प्रतिदर्श समष्टि। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, बस एक आध ही है और कुछ भी नहीं है। प्रायिकता का लिख लिया, होने न होने का लिख लिया, पी ए यूनियन बी, जो कि पिछली क्लास में पढ़ लिया था हमने, पर फिर भी लिखवा देता हूं, पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी मतलब ए या बी के घटित होने की प्रायिकता। जैसे वो उसमें होता है ना कि समुच्चय में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये कैसे आता है वो बता देता हूं। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो दोनों पक्षों में एन एस का भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में एन एस का भाग देने पर, अब ये एन एस क्या है वो देख लीजिए। एन एस है, एस क्या है, प्रतिदर समष्टि हम बात कर रहे थे, और प्रतिदर समष्टि क्या होती है, सभी परिणाम। ठीक है, और एन मतलब उन परिणामों की संख्या, तो ये हो गई कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी बटा एन एस बराबर एन ए बटा एन एस प्लस एन बी बटा एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बटा एन एस। ठीक है, तो कुल परिणामों का अगर भाग लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये आपको बता दिया है पिछली क्लास में, हालांकि हमने जान लिया था पर कोई बात नहीं, भूलने की प्रवृत्ति तो है, और मैंने पहले ही कह दिया था कि पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो आप तो भूल जाओ। ठीक है ना, कुछ याद भी है तो। ठीक, अच्छा अपवर्जी घटनाएं, अपवर्जी और बता देते हैं आपको। अगर अपवर्जी है, ए और बी अपवर्जी हैं, तो इसका मतलब अपवर्जी का मतलब होता है यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब अगर अपवर्जी है ना तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। इसलिए इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, तब प्रायिकता क्या होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी वो अनुकूल परिणामों की संख्या ए इंटरसेक्शन बी बटा कुल परिणामों की संख्या बराबर 0 बटा एन एस, तो बराबर आ जाएगी 0। ठीक है, तो अगर अपवर्जी है ना ए और बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, ये हमेशा होता है, याद रखना। ठीक, अब ये जो सूत्र है ना, हम काफी देर से बात कर रहे हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये जो सूत्र है ना वो समसंभाव्य घटनाओं के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, समसंभाव्य। अब समसंभाव्य घटनाएं क्या होती हैं, जिनके घटित होने की संभावना समान हो। ठीक है, वो समसंभाव्य घटनाएं होती हैं, और जो समसंभाव्य घटनाएं नहीं है ना उनके लिए ये सूत्र काम में नहीं आता, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो उनकी प्रायिकता कैसे याद करते हैं वो भी अभी बात करेंगे, जब एक क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, है ना। ओके, तो अब मेरे हिसाब से लगभग पिछले क्लासों का सब कुछ कवर हो गया। अब हम शुरू कर रहे हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। सहप्रतिबंध प्रायिकता, सहप्रतिबंध प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो भाई क्या है सहप्रतिबंध प्रायिकता, नाम से पता चल रहा है सहप्रतिबंध। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है प्रतिबंध सहित, सहप्रतिबंध, प्रतिबंध सहित। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ यहां पर प्रतिबंध लगेगा नई प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। ठीक, सहप्रतिबंध, अब कंडीशनल मतलब कोई ना कोई कंडीशन लगेगी। ठीक, अब कंडीशन क्या है समझते जाइए, बड़े आराम से समझते जाइए। मैं आपको डायरेक्ट सूत्र से भी करवा सकता हूं, बट नहीं, आपको इसके पीछे राज क्या है, राज से पर्दा उठाना है ना। सहप्रतिबंध में कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, क्या प्रतिबंध होता है, ये सब कुछ आपको जानना होगा, और जानना ही होगा, बिना जाने भी नहीं दूंगा आपको। ठीक है, जाइएगा नहीं। ठीक, तो सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है वो समझ लीजिए। मतलब यहां पर एक किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए उसमें एक अलग से प्रतिबंध और लगा देगा। ठीक है, अलग से कोई ना कोई
प्रतिबंध लगाया होगा, प्रतिबंध सहित। अभी प्रतिबंध क्या होगा देखिए, जैसे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे बड़े आराम से, है ना। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, भाई एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, देखो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, बड़े आराम से समझो सबको, HT गुणा HT गुणा HT, ठीक है। एक बार उछालेंगे तो हेड या टेल में से कुछ आएगा, दोबारा उछालेंगे तो भी हेड या टेल में से कुछ आएगा, तीसरी बार उछालेंगे तो भी हेड या टेल में से कुछ आएगा, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि सीधा न लिखकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बता रहा हूं। तो इनको गुणा कर लीजिए, इसको और इसको, दोनों को गुणा कर लो। गुणा का मतलब कंपेयर, जोड़े बना लो, पेयर बना लो, H H H H, ठीक है। H को T से गुणा करेंगे तो HT, फिर इस T को दोनों से कर लो TH, और T को T से कर लो TT, ठीक है, गुणा HT। अब इन सबको कर लो, इन चारों को इससे कर लो और फिर इन चारों को T से कर लो, ठीक। तो देखिए H को H से गुणा करो, H फिर H को T से कर लीजिए, ठीक है। या फिर H सबको कर लो, H को इस T से कर लो, H T। अब HT को दोनों से कर लो, HTH, और HT को T से कर लो, HTT। गुणा करने का मतलब जो पहले लिखा है ना उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखना है, ठीक है। अब TH को H से कर लो, THH, TH को T से कर लो, THT। अब TT को कर लो, TTH और TTT, ठीक। तो अपने पास कितने परिणाम आ गए, टोटल 8 आ गए। कितने आ गए, 8। अब यहां पर मान लीजिए कोई भी दो घटनाएं E और F है, ठीक है। कोई भी दो घटनाएं E और F ले लीजिए। घटना E तो ले लीजिए, कम से कम न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना, ठीक है। घटना E है, घटना E, माना, ये मान रहे हैं हम, ठीक है। माना घटना E न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना, ठीक। तो E बराबर अपने पास आ जाएगी न्यूनतम 2 चित्त, इसका मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम 2 चित्त वाले HHH, HHT, HTH, THH, ठीक है। ये न्यूनतम 2 चित्त वाले। तो NE इसमें कुल कितने परिणाम आ गए, 4, इसलिए P कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो NE बटा NS, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, कुल परिणाम कितने हैं, 8, तो 1 बटा 2, ठीक। अच्छा, घटना F ले लीजिए दूसरी। माना घटना F पहले सिक्के पर पट प्राप्त होता है, ठीक। तो F बराबर, पहले सिक्के पर पट वाले ले लो, देखो THH, THT, TTH और TTT। तो NF कितना आ गया अपने पास, 4, इसलिए PF अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, NF बटा NS बराबर 4 बटा 8 बराबर 1 बटा 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अभी तक तो कुछ भी नहीं, ये तो हम पहले से जानते हैं। क्या सह प्रतिबंध प्रायिकता बता रहे हो, ये तो पहले से जानते हैं, नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब सुनिए, एक सिक्के को 3 बार उछाला, प्रतिदर्श समष्टि S हमारे पास ये आ गई। दो घटनाएं ले ली E और F। घटना E ले ली न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना, और F ले ली पहले सिक्के पर पट प्राप्त होना, ठीक है। अब
अब ये कह दिया जाए कि यदि कुछ अलग ही, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब ये कह दिया जाए कि यदि पहले सिक्के पर पट प्राप्त होता है तो दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या न्यूनतम दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें यह कह दिया जाता है कि यदि पहले सिक्के पर पट प्राप्त होता है तो न्यूनतम दो चित प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब यह है कि घटना एफ घटित होती है तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आई से प्रतिबंध, अब लग रहा है कुछ प्रतिबंध। हमें यह कह दिया जाता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ओके, यदि पहले सिक्के पर पट प्राप्त होता है तो न्यूनतम दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन खत्म। ओके, मतलब सिक्के को 3 बार उछाल दिया, प्रतिदर्श समष्टि आ गई, और कंडीशन मतलब प्रतिबंध ये लगा दिया कि दो चित आने की प्रायिकता तो आपको ज्ञात करनी है, लेकिन प्रतिबंध क्या साथ में लेकर चलना है कि पहले सिक्के पर पट भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी ई और एफ के अनुकूल परिणामों की, ठीक है, मतलब उन परिणामों की बात करेंगे। ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, कि पहले सिक्के पर पट प्राप्त होता है तो न्यूनतम दो चित। अब न्यूनतम दो चित क्या है, ई है, ठीक है, घटना ई है, तो पहले सिक्के पर पट प्राप्त होता है तो न्यूनतम दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब ई की प्रायिकता कब ज्ञात करनी है, जब घटना एफ घटित होती है। तो इसके लिए, इस घटना ई के लिए अब नई प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगी एफ, ठीक है। भले ही मैं बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज को, लेकिन वो बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो घटना ई है, इसके लिए नई प्रतिदर्श समष्टि वास्तव में क्या बन जाएगी, ये एफ बन जाएगी, क्योंकि ई की प्रायिकता ही कब ज्ञात करनी है, जब पहले सिक्के पर पट प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक है कि ऑब्वियसली हम उन प्रतिबंधों पर, केवल उन रिजल्ट्स पर बात करेंगे जिनमें पहले सिक्के पर पट आता है। तो ऐप में तो सब पर आता है, लेकिन हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, ई की ज्ञात करनी है। तो ई के उन परिणामों के बारे में बात करेंगे जिनमें पहले सिक्के पर पट प्राप्त होता है, बाकी किसी भी परिणाम के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, THH। और ये कब ज्ञात करनी थी, घटना एफ के घटित होने, क्योंकि नई प्रतिदर्श समष्टि अब इसके लिए एफ हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए नहीं, क्योंकि हमें प्रायिकता ही ई की कब ज्ञात करनी है, जब पहले सिक्के पर पट प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रतिदर्श समष्टि एफ हो जाएगी, एस ना होकर एफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब एफ का वह बिंदु जो ई के भी अनुकूल है वो कौन सा है, THH। एफ का वह बिंदु जो ई के भी अनुकूल है, क्या है, THH, ठीक है। चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे कानू। तो अब देखिए भाई, इसमें नई प्रतिदर्श समष्टि हमने एफ को माना था और उसमें कुल परिणाम तो थे 4 और अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 1, ठीक है। तो जब एफ का घटित होना, मतलब एफ को प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए ई की प्रायिकता, ओके, तो एफ को प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए, प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए ई की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब
एफ का घटित होना दिया गया है, एफ का घटित होना दिया गया है, तब ई की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/4। और ये ही क्या कहलाती है? सहप्रतिबंध प्रायिकता। मतलब ई की प्रायिकता कब ज्ञात कर रहे हैं हम? एफ के घटित होने पर। तो ये लग गया प्रतिबंध। ठीक है, यह घटना ई की सहप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, जिसे पी ई बटा एफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अर्थात पी ई बटा एफ बराबर कितना आ गया अपने पास? 1/4। ठीक है, अब सुनिए, ये तो आ गया 1/4, लेकिन पी बटा एफ का आपको इतना डिटेल से क्वेश्चनों में थोड़ी करना है, आपको तो पी बटा एफ का सूत्र जानना है। ठीक है, पी बटा एफ का सूत्र क्या होता है? अब सुनिए, ये जो THH अपने पास आया था, ये क्या था? ये वास्तव में E और F का कॉमन अवयव था, है ना? यही था, E और F का कॉमन अवयव। ठीक, E और F का कॉमन अवयव किससे व्यक्त किया जाता है? E इंटरसेक्शन F से, है ना? और कुल परिणाम यहां पर किससे लिए थे हमने? F से। परंतु बन रहा है सूत्र, परंतु THH वास्तव में E तथा F का उभयनिष्ठ अवयव है। अर्थात E इंटरसेक्शन F बराबर THH। ठीक है, ओके। यहां पर ये हो गए अनुकूल परिणाम। ऊपर THH 1 लिखा था हमने, ये THH की वजह से लिखा था, तो ऊपर हो गए E इंटरसेक्शन F के अनुकूल परिणाम, और ये नीचे क्या थे? F को प्रतिदर समष्टि माना था, इसलिए PE बटा F क्या हो जाएगी? ये ऊपर एक क्या है? E इंटरसेक्शन F का अनुकूल परिणाम, E इंटरसेक्शन F का अनुकूल परिणाम। ठीक, और नीचे ये 4 क्या था? F की प्रतिदर समष्टि, है ना? F के कुल परिणाम। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साहब, और है ये जो मोहब्बत, P बटा F बराबर N E इंटरसेक्शन F बटा NF। बोलिए ओके। और यहां पर RHS में अगर दोनों पक्षों अंश और हर में NS का भाग दे दिया जाए, RHS में अंश व हर में NS का भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा भैया? अरे भैया गजोधर, तो PE बटा F एन E इंटरसेक्शन F बटा NS बटा NF बटा NS। तो PE बटा F, ये इंटरसेक्शन F के अनुकूल परिणाम बटा ये प्रतिदर समष्टि के कुल परिणाम, तो ये क्या हो जाएगी? PE इंटरसेक्शन F हो जाएगी कि नहीं? और ये नीचे NF बटा NS मतलब PF हो जाएगा। बन गया सूत्र। ठीक है, तो परिभाषा क्या? PF क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? परिभाषा बन जाएगी यदि किसी प्रतिदर समष्टि, यदि किसी प्रतिदर समष्टि
कैपिटल एस की दो घटनाएं ई तथा एफ दी गई हों, तब ई के घटित होने की प्रायिकता, ई के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, जबकि एफ का घटित होना दिया है। तो पी ई बटा एफ क्या हो जाएगी? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। ठीक, ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। तो और पी एफ क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब सुनिए, ये तो हो गया सूत्र। फाइनल आंसर, आपका फाइनल सूत्र ये है, आपके ये काम आएगा। ये जो अभी बता रहे थे, ये सारा सब कुछ तो आपको जानना है कि ये सूत्र कैसे आया है और वास्तव में सहप्रतिबंध प्रायिकता होती क्या है। आपको ये याद रखना है क्वेश्चनों में, ये पी बटा एफ बटा पी एफ है ना, ये वाला काम में आएगा। ठीक, अब सुनिए, लैंग्वेज के रूप में हमें जनरली क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में मिलेंगे, तो वहां पर ई और एफ कैसे पहचाने, तो ये लिख लो मैं जो बोल रहा हूं। ई तो कैसे पहचाने और एफ कैसे पहचाने? जिस घटना के बारे में दिया गया है, ज्ञात है, जानकारी है, ऐसा हो चुका है ना, वो घटना क्या होगी? एफ होगी। ठीक है, वो घटना एफ होगी। और ऐसा होने पर जिसकी ज्ञात की जाती है वो घटना क्या होगी? ई होगी। ठीक है, देखिए भाई, पी ई बटा एफ, ई बटा एफ में नीचे कौन है? एफ, ऊपर कौन है? ई। हम किसी के जीमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो वहां पर कुछ लोग तो जीम रहे होते हैं, कुछ तो नीचे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और कुछ खड़े रहते हैं, है ना, कुछ खड़े रहते हैं। तो जो जीम रहे हैं वो कौन है? जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, और खड़े कौन है? जिनको अभी जीमना है। ठीक है, तो देखो तुलना करते जाओ, है ना, भले ही मजाक लगे, ठीक, लेकिन तुलना करो इसके। जो जीम रहे हैं वो पहले आ चुके, ठीक है, वो नीचे बैठे हैं। जो नीचे कौन बैठे हैं? जो आ चुके हैं। नीचे कौन है? एफ, जो घटित हो चुकी है। खड़े कौन है? जिनको जीमना है। ऊपर खड़ा कौन है? ई, मतलब जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, नीचे कौन है? जो आ चुके। नीचे कौन है? जो घटित हो चुके। ठीक है, ऊपर कौन है? जिनको जीमना है। ऊपर कौन है? जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो घटित हो चुका है, जिसकी जानकारी ऐसा दिया गया, ऐसा ज्ञात है, ये सब कुछ तो क्या होती है? एफ होती है। और जिसकी ज्ञात करनी होती है वो ई होती है। ओके, अब आपकी बुक का एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का ही, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक है, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है? सबसे पहले तो हमारा काम होता है प्रतिदर्श समष्टि बनाने का, फिर घटना ई और एफ पहचानने का, फिर आगे करेंगे। देखो, परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है दोनों लड़के हों, हो सकता है दोनों लड़कियां हो सकता है एक लड़का और एक लड़की हो, और उनमें भी 2 कंडीशन है कि बड़ा लड़का छोटी लड़की, बड़ी लड़की छोटा लड़का, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि लड़के को बी तथा लड़की को जी द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब परिवार में बच्चों की प्रतिदर्श समष्टि एस क्या हो जाएगी भाई? बीबी, बीजी,
GB GG, तो NS कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए घटना E और F। माना घटना E, क्या है घटना E? यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये तो ज्ञात है, तो ये तो क्या होगी, घटना F होगी। ठीक है, दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, ये प्रायिकता में ज्ञात करनी, तो दोनों बच्चे लड़के हैं, ये घटना E होगी। दोनों बच्चे लड़के हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसकी ज्ञात करनी है वो E होती है, तो E क्या हो जाएगी, BP। अब सूत्र में हमें PE की जरूरत पड़ती नहीं है, PF की जरूरत पड़ती है, तो इसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तथा घटना F क्या है, यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, दोनों लिखा है यहां पर, दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो F क्या हो जाएगी, कम से कम एक तो है ही, दोनों भी हो सकते हैं, BB BG GB GG। ठीक है, सॉरी GG नहीं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो NF कितना आ गया, अनुकूल परिणामों की संख्या 3, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो PF कितना हो जाएगा, NF बटा NS, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, 3/4। और किसकी जरूरत पड़ती है, E इंटरसेक्शन F की, एंड E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F कितने हैं कॉमन अवयव, ये एक ही है BB, जो दोनों में कॉमन है, BB BB। ठीक है, तो NE इंटरसेक्शन F बराबर 1, इसलिए P इंटरसेक्शन F, NE इंटरसेक्शन F बटा NS बराबर 1/4। ठीक, तो अब याद कर लीजिए सहप्रतिबंध प्रायिकता से, तब सहप्रतिबंध प्रायिकता से PE बटा F, तब सहप्रतिबंध प्रायिकता से PE बटा F क्या होता है सूत्र, PE इंटरसेक्शन F बटा PF। P इंटरसेक्शन F की वैल्यू 1/4, PF की वैल्यू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।